चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी देश के आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रीय 56वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंचे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस देर शाम तक चली और इस दौरान कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री और दोनों गृह राज्य मंत्री मौजूद रहे। यूपी में पहली बार आयोजित हो रहे इस 3 दिवसीय सम्मेलन में नक्सलवाद, आतंकवाद और माफिया तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा की जा रही। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में आंतरिक सुरक्षा के खतरों से लेकर आतंकवाद पर अंकुश के मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। डीजीपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने कई प्रस्तुतिकरण भी किए गए। इसमें राज्यों के आधुनिक पुलिसिंग के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी साझा की गई। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एआईएमआईएम पर निशाना साधा है। दरअसल हाल ही में वसीम रिजवी की किताब को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज करने की मांग की गई थी। ऐसे में वसीम रिजवी ने कहा है कि किताब के खिलाफ बोलने से पहले एक बार किताब खोलकर पढ़ लेते कि उसमें गलत क्या लिखा हुआ है। साथ ही कहा गया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासी पार्टी बनाकर मुसलमान नौजवान लड़कों को आतंक की तरफ दावत दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की राजनीति में एक तवायफ जैसा है, जो हिंदुस्तान में एक मुस्लिम सियासी पार्टी बनाकर मुसलमान नौजवान लड़कों को आतंक की तरफ दावत दे रहा है, उनको अपनी बातों में रिझा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा कत्ल-ए-आम मुसलमानों के हाथों से करवा सके। हमारी किताब मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से पहले असदुद्दीन ओवैसी को उसे पढ़ना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि हमने उसमें क्या गलत लिखा है। वहीं तीनों कृषि कानून पर मोदी की ओर से वापस लिया गया, जिसके बाद संपूर्ण भारत में सभी जगह सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। कल गुरु पर्व और गंगा स्नान भी था और इसी उठापटक में गाजीपुर यूपी गेट धरना स्थल पर भी गुरु पर्व नहीं मना पाए, जिसको देखते हुए आज गाजीपुर यूपी गेट में धरना स्थल पर गुरु पर्व मनाया गया और गुरबाणी पाठ भी किया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर कुछ किसान और किसानों की बेटियों से जनता टीवी ने कृषि कानून को लेकर खास बातचीत की। आप देखें। 1 साल से हम यहाँ पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा कि इंडिया में जो मोर्चा चल रहा है वो क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, किसानों को किन किन चीजों से दिक्कत है। ये पूरी बात जो भी है फार्म लॉ से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं इस बारे में। बट ये बात अलग है कि हमारे पीएम माननीय मोदी जी ने 1 साल बाद जाके इस पे कुछ संबोधन किया है और कल हमें गुरुपुरब पे एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है उनकी तरफ से कि वो जल्दी ही रिपील करेंगे इसको। इसमें कई चीजें अभी रह गई हैं। एमएसपी पे कानून बनना है। जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं उन्हें जो है कम से कम जो है शहीद का दर्जा मिले, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए। जो काम अब हुआ है ये तो शुरू के दिन में ही हो सकता था, तो जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं उनका भी देखना है और छोटी छोटी बहुत समस्याएं हैं। तो हम चाहेंगे कि वार्ता का क्रम शुरू हो, जो क्रम छोड़ा गया था वार्ता का उसे। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर आगरा के देहात में किसान नेताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजबीर लवानिया के नेतृत्व में शमशाबाद के गांधी चौराहे पर मिठाई वितरण पर खुशी जाहिर की गई। जिलाध्यक्ष ने तीनों कृषि कानूनों को वापस की घोषणा को किसानों की जीत बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जान दे दी, सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे। केंद्र सरकार को चुनाव के समय अपने संकल्प पत्र की कई घोषणाओं को अमल में लाना चाहिए, इस तरीके की बात भी कही गई। वहीं पीएम मोदी की तरफ से किए गए कृषि कानून की वापसी के ऐलान पर आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय रैली भी निकाली। कांग्रेस पार्टी ने आगरा की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विजय यात्रा रैली की शुरुआत की, जो भारो नालो स्थित से शुरू होकर तिकोनिया, बिलंगा,
छत्ता बाजार कचहरी घाट होते हुए रावतपाड़ा पहुंची। इस विजय यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चुल्लू ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर ये विजय यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि किसानों की इस जीत से पूरा देश खुश है। 700 किसानों की जानें जा चुकी, उसके बाद इस प्रधानमंत्री को याद आया कि ये कानून वास्तव में काला कानून है। अगर ये काला कानून था तो तुमने लागू क्यों किया? इतने लोगों की तुमने जान ली है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। अगर जरा सी भी नैतिकता आपके पास है तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आज चुनाव आने के डर से उत्तर प्रदेश के चुनावों में इनके पैरों से जमीन खिसक गई है, क्योंकि महंगाई, आप जगह जगह सड़कों पर देख रहे हैं गड्ढे, विकास नाम की उत्तर प्रदेश में धारा बह रही है। विकास नाम की चीज नहीं है। विकास का नारा देते हैं, अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं, उस पैसे से अगर सड़कों पर काम किया जाए तो सड़कों के गड्ढे भर जाए। शहर में जीका वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा। शहर के 2 नए केस और मिले हैं। एयरफोर्स स्टेशन जहां के जीका का पहला मरीज मिला था, वहां से एक और इसी इलाके के करीब जाजमऊ इलाके में दूसरा केस भी मिला है। इस बार भी दोनों पॉजिटिव महिलाएं ही हैं और शहर में जीका संक्रमितों की संख्या 139 हो चुकी है। दूसरी तरफ उन्नाव के शुक्लागंज निवासी जीका संक्रमित का केस उन्नाव ट्रांसफर करने के बाद शहर में मिले पॉजिटिव केसों की संख्या 138 पहुंच गई। इन पॉजिटिव मिले केसों में से 115 लोग ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। वहीं इस समय शहर में जीका पॉजिटिव केस की कुल संख्या 23 रह चुकी है। कृषि कानून वापस होने के बाद अब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने प्रधानमंत्री से एक और मांग की है। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने मांग की है कि कृषि कानून की तरह CAA NRC भी वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि CAA NRC देश के संविधान के खिलाफ है। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वजीर आजम ने किसानों के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और हम वजीर आजम से ये गुजारिश करते हैं कि CAA और NRC के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं न कहीं वापस लेने की जरूरत है, इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है और बड़े पैमाने पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। और जाहिर है कि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मजहब की बुनियाद पर किसी किस्म की तफरीक को बर्दाश्त करने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए ये कानून जो एक खास मजहब के मानने वालों के लिए लाया गया है, खासतौर पर मुसलमानों के लिए जो लाया गया है, ये कानून को वापस लेने की जरूरत है। प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने पीएम तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने इस बात पर खेद भी जताया कि शायद हम कुछ किसान और संगठनों को संतुष्ट नहीं कर सके, उन्हें इन कृषि सुधार कानूनों के फायदे के बारे में नहीं समझा सके। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरिया दिली दिखाते हुए बड़े दिल का परिचय दिया है। पीएम मोदी के इस फैसले की क्रिया और प्रतिक्रिया पूरे देश में किसानों में देखने को लगातार मिल रही है। सारा देश और दुनिया जानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में निर्णय लेने में कभी कोई कोताही नहीं करते। 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, GST का मामला हो, इसी प्रकार से मोदी जी ने 3 किसानों के कुछ असंतुष्ट दलों की मांग को स्वीकार करते हुए 3 बिलों को वापस लिया है। अगर समाजवादी पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है तो मैं समझता हूं कि उन्हें अपने इस तरह के अभियान को पुनर्विचार करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को समझ जाना चाहिए कि उन्होंने सत्ता को प्रदेश की जनता ने पहले से देखा, भोगा है, परेशानियों को देखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार 3-4 जिलों में चलती थी, उससे ज्यादा कभी उसका लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिला। तो कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक संसद में कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। अब टिकैत के इस बयान को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सांसद हरनाथ सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत विदेशी ताकतों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं।
तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत जिस तरीके की बात कही है कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी पर अब प्रतिक्रिया भी आई है और हरनाथ सिंह ने कहा है कि विदेशी फंडिंग, विदेशी ताकत राकेश टिकैत के पास पहुंच रही है। वहीं प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध स्थिति में मौत की जांच कर रही सीबीआई ने अब सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने महंत गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी समेत तीनों लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर किए गए चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 नवंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की है। साथ ही पैरोकार के माध्यम से आनंद गिरी को भी चार्जशीट की कॉपी भेज दी है। इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को अगली सुनवाई तक यानी कि 25 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य आरोपी यानी कि आनंद गिरी से बातचीत कर और उनका पक्ष भी जाना। ये भी बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीनों आरोपी 22 सितंबर से ही नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं और तीनों आरोपियों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। सीएम की सुरक्षा में तैनात तेज कुमार सिंह नामक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। महानगर में रहने वाले पुलिसकर्मी ने अपने आवास पर सुसाइड किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा कि आज तेज कुमार की गोरखपुर में एसआई की परीक्षा थी। परीक्षा के लिए छुट्टी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। अब देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से देहरादून लौटने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो के माध्यम से भाजपा ने जोरदार स्वागत किया। पिछले 21 साल से लंबित परिसंपत्ति मामले को सुलझाने का दावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, इसके बाद उत्तराखंड भाजपा ने पुष्कर धामी का भव्य तरीके से स्वागत किया है। हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जो रोड शो किया गया, दूसरी तस्वीर है जहां पर पुलिस लाइन पर पुष्कर धामी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि लगातार परिसंपत्ति मामले में कई बैठकें आयोजित की गई लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। वहीं अब परिवार की तरफ से बैठक फैसला लिया गया है और जिसके बाद अब 15 दिन के भीतर सिंचाई विभाग का ज्वाइंट सर्वे होने के बाद सभी विवाद जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जितने भी प्रकरण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, दोनों राज्यों पर परस्पर सहमति बनी है कि हम सारे प्रकरण वापस ले लेंगे और सिंचाई विभाग को छोड़कर सारे मामलों पर तत्काल वहीं पर जो है उस पर फैसला हो चुका है, उसका सहमति हो गई है। और 15 दिन में, चूंकि 15 दिन का ही समय दिया गया है ज्वाइंट सर्वे का, और 15 दिन में यह प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा। सारे न्यायालयों से हम प्रकरण भी वापस ले लेंगे। सारे के सारे प्रकरण जो पूर्व से हमारे यहाँ पर किताबों में चले आ रहे थे वो सारे के सारे प्रकरण समाप्त हो गए हैं। सारे प्रकरणों पर सहमति बन गई है। मैं उत्तराखंड की जनता को भी इस काम के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि विवाद खत्म होता है या नहीं। वैसे करीब 1.5 साल से चल रहा कोरोना काल में पहली बार हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं थी। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए बंदिश नहीं होने से असर भी दिखाई दिया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा सैलाब उमड़ा कि महाकुंभ के बैसाखी पर स्नान करने वालों से ज्यादा श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर डुबकी लगाए हैं। प्रशासन का दावा है कि शुक्रवार को 14 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। यही कारण है कि धर्मनगरी यानी कि हरिद्वार में 7 माह बाद फिर कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। आपको ये भी बताते चले कि कोरोना काल में जनवरी 2021 से शुरू हुए स्नान पर्वों के साथ मार्च और अप्रैल में हुए कुंभ के शाही स्नानों में कोरोना नियमों के साथ सबसे कम रामनवमी के स्नान पर्व के अवसर पर 21 अप्रैल को 82,000 और सबसे ज्यादा 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या को 35 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा का स्नान किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री उत्तराखंड दौरे पर पिथौरागढ़ आज पहुंचे और यहां शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को कमजोर न समझे।
अगर जरूरत पड़ी तो एयर और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों हम कर सकते हैं। सैन्य धाम को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में 4 धाम है और अब यहां उत्तराखंड सरकार सैन्य धाम बना देती है तो ये हमारा 5वां धाम होगा। शहीद परिवारों के घर से मिट्टी आनी चाहिए और शहीदों और उनके गांवों के नाम अंकित होने चाहिए। इस तरीके की बात भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। सभी अपनी इन वीरांगना माताओं बहनों के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। इसलिए उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीरभूमि भी है और मुझे बतलाया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद धामी सरकार अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से बोर्ड को भंग करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के आप प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि सरकार साफ करे कि उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों को गुमराह करने का काम कर रही है। हकूकधारी और पुरोहित समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में लगातार आंदोलन करती रही। कर्नल कोटियाल लगातार जाकर हकूकधारी और पंडा पुरोहितों से मिलते रहे, लेकिन ये सरकार शायद किसी न किसी तरह से चाहती है कि किसी दिन आचार संहिता लग जाए और इनकी गले की घंटी हट जाए। और ये शीतकाल में 6 माह के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शाम 6:45 पर बंद हो चुके हैं। विधि विधान से पट बंद किया गया। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में संपन्न हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश से मंदिर को चारों ओर से 20 क्विंटल गेंदा, गुलाब और कमल के फूलों से सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शाम 4 बजे से शुरू हो गई थी। शाम 4 बजे माता लक्ष्मी को बदरीश पंचायत में स्थापित किया गया था और गर्भगृह से गरुड़ जी, उद्धव जी और कुबेर जी को बदरीश पंचायत से बाहर लाया गया था। सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने के बाद शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया गया था। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ की तस्वीर है जहां पर आज बद्रीनाथ में कपाट बंद हो गया है। 6:45 पर बद्रीनाथ के कपाट को बंद कर दिया गया है। कल यानी कि रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हरिद्वार दौरा है। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने बताया कि सीएम केजरीवाल हरिद्वार के होटल हाइफन में ऑटो चालकों के साथ संवाद भी करेंगे। होटल रेडिसन ब्लू में पत्रकारों से बातचीत भी अरविंद केजरीवाल करेंगे। इसके बाद परशुराम चौक से लेकर शंकर आश्रम चौक तक रोड शो में हिस्सा लेंगे। देखिए, केजरीवाल जी जो है सुबह 11:30 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम जो है उनका ऑटो वालों के साथ ऑटो संवाद है। उसके बाद रेडिसन में उनका पीसी है पत्रकारों के साथ। आगे क्या प्लानिंग्स है हमारी उसके बारे में केजरीवाल जी सब बताएंगे। उसके बाद रोड शो है हमारा जो हरिद्वार में ऋषिकुल से शुरू होगा और शंकर आश्रम चौक तक जाएगा।
जिसमें हमारे आसपास के जितने भी कार्यकर्ता हैं उस रोड शो में सम्मिलित होंगे। रोड शो करने के बाद केजरीवाल जी वापस आएंगे रेडिसन होटल में। यहाँ पे जितने प्रभारी हमने तय किए हैं उनके साथ एक छोटी मीटिंग होगी, उसके बाद वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और जनता टीवी देखते रहिए। नमस्कार।